नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 15 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज रोड सेफ्टी से संबंधित, द हिंदू का आर्टिकल है। दूसरा राइट टू रिपेयर से संबंधित। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का IR का इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि PDF कहाँ मिलेगी इस लेक्चर की। तो देखो यह QR कोड है टेलीग्राम चैनल का। QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF जो है रेगुलरली डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रोड सेफ्टी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया के पास ना दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। हमारे देश में टोटल जो रोड नेटवर्क है ना वो 66 लाख किलोमीटर का है, सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन देखो साथ ही हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ भी हैं। 2022 का आप डेटा देखिए। 2022 में 1,68,000 लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो गई। मतलब 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे 12.2 लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो गई। आप कंपेयर करो दूसरे देशों से। जापान में सिर्फ 1 लाख के पीछे 2.57 लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हुई और यूके में 1 लाख के पीछे सिर्फ 2.61 लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हुई। मतलब भारत में रोड पे मरना बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है, जबकि जापान और यूके जैसे देश सेफ्टी को पहले रखते हैं। तो ये पूरा जो आर्टिकल है रोड सेफ्टी से संबंधित है। पॉइंट निकाल के आपको देता हूं ताकि आप आंसर्स में यूज कर सको। ये इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे ही दिया, डेटा है जो यूज करने लायक है आंसर्स में। इसके बाद देखो राइटर रोड एक्सीडेंट्स से जो इकोनॉमिक कॉस्ट निकल के आती है ना उसकी बात करते हैं। अब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें देखो जान माल का नुकसान होता है, मतलब कारों का नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है जो बहुमूल्य है। अब जान का नुकसान प्रोडक्टिविटी के रूप में भी कई बार मेजर किया जाता है कि वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अगर उनकी डेथ अगर नहीं होती तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते, हमारे देश की GDP ग्रो करती। और हॉस्पिटल में वो कई बार चले जाते हैं तो इलाज का खर्चा वो भी इकोनॉमी पे नुकसान पहुंचाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। तो कुल मिला के देखो ये सब अगर कैलकुलेट कर लेना तो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से एक साल में 3% ऑफ GDP का नुकसान हो जाता है। समझ गए। फिर इसके बाद राइटर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं। आप एक बात बताओ, हमारे संविधान का आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर रोड सेफ्टी भी आता है। रोड सेफ्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। समझ गए। मतलब रोड्स पे सेफ मूवमेंट ये कौन से राइट के अंदर आता है? आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर आता है। अगर देखो कोई साइकिलिस्ट या फिर कोई पेडेस्ट्रियन या फिर कोई ड्राइवर अगर रोड पे मरता है तो देखो ये स्टेट की मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, किसी की डेथ ना हो रोड पे। ये सिर्फ उनकी पॉलिसी का इशू नहीं है कि हाँ पॉलिसी बना देते हैं, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार की कि सेफ्टी इंश्योर करना सबके लिए रोड पे। अब वैसे भी देखो अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। 2047 आते आते हमारे देश की 50% जो जनता है वो अर्बन एरियाज में रह रही होगी। 50% अर्बनाइजेशन मतलब ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, ज़्यादा रश होगा, ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। और ज़्यादा एक्सीडेंट्स से सबसे ज़्यादा खतरा जानते हो किसको है? एल्डर्स को, बच्चों को, पेडेस्ट्रियन को जो रोड पे चलते हैं, साइकिलिस्ट को, इनको सबसे ज़्यादा खतरा है। ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। तो आने वाले दिनों में जो अर्बन एरियाज हम डिज़ाइन करें, अर्बन एरियाज में मोबिलिटी हम डिज़ाइन करें तो इस प्रकार से डिज़ाइन करें कि सेंटर में लोग हों ना कि व्हीकल्स। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, चांदनी चौक है दिल्ली का। चांदनी चौक में बाकायदा जगह रखी गई है पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वालों के लिए। लेकिन गुड़गांव नई सिटी बना है, नोएडा, अब इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि स्पीड को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि व्हीकल्स ज़्यादा स्पीड से चल सकें और पैदल चलने वालों का ध्यान नहीं रखा जाता। नए एरियाज जो हमारे देश में डिज़ाइन हो रहे हैं, तो इसलिए अर्बन एरियाज का डिज़ाइन होना चाहिए लोगों को सेंटर में रख के।
ना कि व्हीकल्स की स्पीड को सेंटर में रख के। इसके बाद ना राइटर बोलते हैं रोड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ना आजकल एक अप्रोच काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, जो अलग अलग देश इसे अपना रहे हैं, सेफ सिस्टम अप्रोच। याद रखिएगा, रोड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सेफ सिस्टम अप्रोच। आप बोलोगे ये सेफ सिस्टम अप्रोच सर है क्या? देखो, सेफ सिस्टम अप्रोच का लॉजिक सिंपल है। इंसान से तो गलतियां हो सकती हैं, बट इंसान की गलती का मतलब डेथ नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, फुटपाथ में गाड़ी घुसा देते हैं, लेकिन फुटपाथ अगर ज़्यादा चौड़ा होगा तो ज़्यादा चांस है कि पेडेस्ट्रियन अपनी जान बचाने के लिए पीछे हो जाए। मतलब देखो, डेथ तो फिर भी हो सकती है, लेकिन फुटपाथ अगर चौड़ा होगा तो बचने के चांस जाहिर तौर पे ज़्यादा हैं। अब साइकिल वालों की कई बार टक्कर होने से डेथ हो जाती है, लेकिन साइकिल ट्रैक अलग से बनाए जाएं तो जाहिर तौर पे साइकिलिस्ट की डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। क्रॉसिंग्स जो हैं थोड़ी रेस्ड बनाई जाएं तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो लोग गलती करते हैं ना, ओवर स्पीडिंग करते हैं, वो सब तो गलती आगे भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को ऐसे डिजाइन करो कि उनकी गलती की वजह से किसी पेडेस्ट्रियन की, किसी साइकिलिस्ट की, दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स की डेथ ना हो। यह है सेफ सिस्टम अप्रोच। सेफ सिस्टम अप्रोच के फीचर्स क्या हैं? चौड़े फुटपाथ, डेडिकेटेड साइकिलिस्ट ट्रैक, प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन रिफ्यूजी आइलैंड्स जहां पे पैदल चलने वाले एक जगह पे इकट्ठा हो सकें। मतलब ये सारी चीजें। सेफ सिस्टम अप्रोच की फिलोसफी आप समझ गए ना? गलती होने पर भी सिस्टम फेल ना हो। मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसको दोष देके पूरा मामला खत्म ना किया जाए। सिस्टम डिजाइन का भी रोल होना चाहिए बचाने में। राइटर बोलते हैं 2000 में ना एक डिक्लेरेशन आई थी, स्टॉक होम डिक्लेरेशन 2000 में आई थी। इसमें सेफ सिस्टम को ना ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया गया कि इसी प्रकार से हमें सिस्टम डिजाइन करना है। अब स्वीडन ने इसी अप्रोच को अपनाया और इस अप्रोच को अपना के स्वीडन ने ना 20 सालों में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाली डेथ को ना 50% कम कर दिया है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और ऐसा नहीं है, देखो सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार भी काफ़ी कुछ तो कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे देखो 5000 प्लस जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स मतलब ऐसे जगह रोड पे जहां पे एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिन्हें बोलते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरियाज। तो ऐसे 5000 प्लस ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनको फिक्स किया गया, ठीक किया गया। रोड सेफ्टी का जो ऑडिट है वो मैंडेटरी हो गया है। इसके अलावा व्हीकल्स के अंदर जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो और ज़्यादा टाइट कर दिए गए हैं। जैसे आजकल हर एक कार में ही एयर बैग आने लग गया, आपने देखा होगा। इवन ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी कंपलसरी हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट भी काफ़ी अच्छा किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। जैसे स्पीड कैमराज काफ़ी जगह मिलते हैं, CCTV सर्विलेंस होता है बहुत सारी जगहों पर। अभी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ना, नितिन गडकरी, इनका ये कहना है हम ना हर डिस्ट्रिक्ट में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वो इंश्योर करवाएंगे। इसके अलावा व्हीकल फिटनेस सेंटर भी होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टेप जब लिया जाएगा ना तो अनस्किल्ड ड्राइवर जो रोड पे उतर जाते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, वो कम हो जाएंगे। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं फंडिंग का चैलेंज है, ये सारी चीज़ें और इम्प्लीमेंट करनी है तो फंडिंग चाहिए इसके लिए। तो एक इसका सोल्यूशन हो सकता है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है ना, उनके CSR का फंड इस्तेमाल किया जाए रोड सेफ्टी के लिए। गवर्नमेंट ने देखो ऑटोमोबाइल कंपनीज को बोला है आने वाले 20-25 साल तक ना आप जितना भी CSR फंड है पूरा रोड सेफ्टी पे लगाओ। तो इनके फंड से ना ब्लैक स्पॉट्स हटाए जाएंगे, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, इमरजेंसी ट्रामा सेंटर होगा जगह जगह पे, ड्राइवर ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा, रोड सेफ्टी पे रिसर्च होगी। काफ़ी फ़ायदा होगा CSR फंडिंग से। इवन देखो यूरोप में भी जो वोल्वो कंपनी है ना, वोल्वो काफ़ी अपना पैसा खर्च करती है रोड सेफ्टी पे। उन्होंने तो बल्कि एक फाउंडेशन बना रखी है, वोल्वो फाउंडेशन रोड सेफ्टी रिसर्च। वैसी ही फाउंडेशन वगैरह ना इंडियन कंपनीज भी बना सकती हैं, तो ये राइटर सजेस्ट करते हैं। इसके बाद देखो रोड सेफ्टी के ना 4
ई पे राइटर बात करते हैं। ये 4 ई काफ़ी काम आ जाते हैं कई बार आंसर्स में लिखने के लिए। कौन कौन से 4 ई हैं? पहला ही है इंजीनियरिंग, यानी रोड्स अच्छे होने चाहिए, डिज़ाइन सेफ सिस्टम वाला होना चाहिए, फॉरगिविंग डिज़ाइंस होना चाहिए, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, इंसान तो गलती करेगा, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जान बचा ले फिर भी। तो रोड की इंजीनियरिंग ऐसे होनी चाहिए कि सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। फिर इन्फोर्समेंट दूसरा ई है। स्ट्रॉन्ग लॉज और उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी इन्फोर्समेंट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेक बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन चलान कट जाए, वो सारी चीज़ें। तीसरा ई है एजुकेशन, लोगों को अवेयर किया जाए, उनके बिहेवियर में चेंज आए। आज के समय में कई लोग जैसे ओवर स्पीड करते हैं थ्रिल के लिए, खुद तो खतरे में आते ही हैं, दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। नेक्स्ट ई है इमरजेंसी केयर, यानी फास्ट ट्रोमा रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया तो जगह जगह पे इमरजेंसी केयर सेंटर हैं, एम्बुलेंस जल्दी आ जाए, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें। अब राइटर बोलते हैं देखो इंजीनियरिंग और एजुकेशन पे ना काफ़ी काम करना बाकी है। वैसे इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी इन दोनों ई पे काम हुआ है, इन्फोर्समेंट एंड इमरजेंसी। दूसरे और चौथे पे काम किया है, एजुकेशन और इंजीनियरिंग पे काफ़ी काम होना बाकी है। फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात की जाती है। 2020 में ना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में देखो ये बोला गया अगले 10 साल में ना 9 लाख करोड़ रुपए, 9 लाख करोड़ कितने हो गए? ऑलमोस्ट 109 बिलियन डॉलर्स हो गए। 109 बिलियन डॉलर्स यानी 9 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे अगर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स कम करनी है, यानी आधी करनी है। तो अगर इतना इन्वेस्ट कर देती है सरकार तो देखो बहुमूल्य जानें बचाई जा सकेंगी, एक स्थान से दूसरा स्थान पे जाना यानी मोबिलिटी और ज़्यादा आसान हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर रोड सेफ्टी पे सरकार खर्च करती है ना तो इसका रिटर्न भी आता है। आई रैप का ये कहना है 1 रुपया अगर इन्वेस्ट किया जाता है ना रोड सेफ्टी में तो 4 रुपये का इकोनॉमिक गेन होता है। कैसे जान बचती है, वो इंसान फिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, हॉस्पिटल में खर्चा कम आता है, वो सारी चीज़ें। तो रोड सेफ्टी जो है वो सोशल इशू भी है, इकोनॉमिक इशू भी है। अब इंडिया इसे और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकता। इसके बाद राइटर लास्ट में ये बोलते हैं कंक्लूजन में, अगर देखो विजन 2047 को अगर हमें अचीव करना है ना, यानी विकसित भारत बनाना है 2047 से पहले, तो रोड्स को और ज़्यादा सेफ, और ज़्यादा इंक्लूसिव, और ज़्यादा डेटा ड्रिवन बनाना होगा। रोड सेफ्टी जो है वो लग्जरी नहीं है, बेसिक नीड है। इसके बिना देखो कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं हो सकता। जान बचेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो राइट टू रिपेयर से संबंधित है। क्या? राइट टू रिपेयर। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ना एक रिपोर्ट सबमिट की है गवर्नमेंट को। ये जो रिपोर्ट है ना डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की, एक नए फ्रेमवर्क पे बेस्ड है जिसका नाम है RI यानी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। क्या है मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूं। ये रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या है? इसमें हर एक प्रोडक्ट को ना, जो भी हम मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, गाने सुनने के लिए कोई डिवाइस परचेज़ करते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम परचेज़ करते हैं ना, तो उसको एक स्कोर दिया जाएगा। जितना अच्छा स्कोर होगा उस गैजेट का, इसका मतलब वो जो डिवाइस है ना वो ईजिली रिपेयर हो सकता है, उसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है जितना अच्छा स्कोर होगा। आप पूछोगे सर फिर ये जो स्कोर है कौन से पैरामीटर्स के आधार पे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा स्कोर, ये देखा जाएगा कि उस इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में स्पेयर पार्ट्स, कोई पार्ट खराब हो गया, वो स्पेयर पार्ट अवेलेबल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे ये देखा जाएगा रिपेयरिंग का कॉस्ट कितना है। कई बार तो रिपेयर करवाने जाते हैं हम कोई चीज़ और जो स्टोर वाले हैं वो बोल देते हैं रिपेयर का खर्चा इतना ज़्यादा आएगा, उतनी तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट की कीमत हो जाती है। तीसरा नंबर पे ये देखा जाएगा उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट आसानी से हो जाता है कि नहीं हो जाता। चौथे नंबर पे रिपेयर के लिए गाइड अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखकर स्कोर दिया जाएगा किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को। मतलब आप वॉशिंग मशीन परचेज करने गए, स्कोर हुआ 5 में 10 में से 5, इसका मतलब वो आसानी से रिपेयर नहीं हो सकती। किसी वॉशिंग मशीन का स्कोर है 10 में से 9, इसका मतलब वो ईजिली रिपेयरेबल है, रिपेयरेबल इंडेक्स में। समझ गए? तो ये रिपेयरेबल इंडेक्स
का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो सरकार ने प्रपोज किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने प्रपोज किया है। तो ये मैं थोड़ा आपको अभी सिस्टमेटिक ढंग से बता देता हूँ पॉइंट की फॉर्म में। ये आपको समझ में आ गया रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सरकार क्या देगी, स्कोर देगी, जिससे ये पता लग जाएगा कि कितना आसानी से उसको रिपेयर किया जा सकता है। और पैरामीटर्स क्या है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं है, कितना ईजिली, कितना सस्ता उसे रिपेयर करवाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, फोकस में है क्यों ये जो इंडेक्स है? फोकस में देखो इसलिए है क्योंकि ना आप ना पुराने अपने गैजेट्स को याद करो, दादी के ज़माने का फ्रिज या फिर नानी के ज़माने का वॉशिंग मशीन, वो सालों साल चलते थे, 15-15 साल चल जाते थे बिना रिपेयर करवाए। आजकल तो ये जो मशीन है ये 2-3 साल चलती है, ख़राब हो जाती है, बिल्कुल ही फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या कंपनीज जानबूझ के ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रही हैं कि सिर्फ 2-3 साल चलें और उसके बाद फिर नया खरीदे दोबारा से कस्टमर से? देखो, अब कुछ कुछ तो कंपनीज ऐसा करती हैं, मतलब प्रोडक्ट को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि वो जल्दी ख़राब हो जाएं ताकि आप नया खरीदें, उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। लेकिन इसमें ना एक और फैक्टर भी है। फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल जो है ना वो कॉस्टली हो गया है। दादी नानी के ज़माने ना कॉपर इतना महंगा नहीं था, तो मेटल्स यूज़ होते थे अच्छे खासे प्रोडक्ट्स में, बट आजकल मेटल्स हो गए महंगे, तो कंपनी ने ना प्रोडक्ट में मेटल कंटेंट काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, इंजीनियरिंग काफ़ी हल्की हो गई है, प्लास्टिक वगैरह यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से भी प्रोडक्ट्स ना क्वालिटी के मामले में पहले से काफ़ी हल्के हो गए हैं। वैसे भी इंडिया जो है नेट इंपोर्टर है मेटल्स का, तो इस वजह से प्रोडक्ट्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं उन पे और ज़्यादा बर्डन आता है और ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए रिपेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और सरकार रिपेयर पे फोकस कर रही है। अगर देखो रिपेयर हो अच्छे से तो बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट एक बार यूज़ किया फेंक दिया, उसे बार बार रिपेयर करवाया, रीयूज़ किया, फिर रिसाइकल करवाया, तो इससे सर्कुलर इकोनॉमी बनती है। और देखो ऐसा नहीं है कि ये रिपेयर वाली प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की है, दूसरे देशों में भी है। आप यूएसए का एग्जांपल लीजिए, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ के भी कंज्यूमर ग्रुप्स ना फाइट करते हैं कंपनीज के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ना कंपनीज स्पेयर पार्ट्स छुपाती है जानबूझ के, थर्ड पार्टी रिपेयर अलाउ नहीं करती कि नहीं आप हमसे ही रिपेयर करवाओ, किसी दूसरे से आप रिपेयर नहीं करवा सकते। रिपेयर सिर्फ ऑथराइज सेंटर में करवाना पड़ता है। तो यूएस के जो वहाँ पे विधायक वगैरह है ना, सांसद वगैरह हैं, उनके लॉ मेकर हैं, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया और उसमें ये लिखा गया, आपको ना प्रोडक्ट के प्राइस के साथ साथ जो एनुअल मेंटेनेंस फीस है प्रोडक्ट की वो भी लिखनी पड़ेगी। मतलब समझ गए? अब वहां पे राइट टू रिपेयर जो है यूएस में, वो कंज्यूमर राइट का एक पार्ट माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। अब देखो यूएस को देख के इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है वो भी जान लिया, वो भी जाग गया। इंडिया ने भी अपना राइट टू रिपेयर स्टार्ट किया। जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, right2repair.com समथिंग कुछ होगा, right2repair.com, या फिर जो भी आप गूगल पे सर्च मार के देखो, मतलब मैंने देखा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इस प्रकार की वेबसाइट बना के उस पर कंपनीज के ऑथराइज सेंटर की लिस्ट डाल दी और रिपेयर लिटरेचर भी वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन देखो हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की जो अप्रोच है ना वो नॉन कन्फ्रंटेशनल है, मतलब कंपनीज को चैलेंज नहीं करता राइट टू रिपेयर, सिर्फ उन्हीं के सर्विस सेंटर की इंफॉर्मेशन देता है। जबकि यूएसए में तो जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं ये मांग रहे हैं ना कि भाई तुम्हारे ऑथराइज सर्विस सेंटर से क्यों कराएं, हम बाहर से क्यों ना करवाएं, थर्ड पार्टी भी अलाउ करो। लेकिन इंडिया में कंपनीज को ही सपोर्ट कर रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर कि तुम डाल दो यार अपने ऑथराइज सेंटर, खुश हो जाएगी जनता, बहुत है, बस उनकी ये सोच है। तो इंडिया में अभी क्या कमी है, थर्ड पार्टी रिपेयर शॉप्स को स्पेस नहीं दिया जा रहा है, स्पेयर पार्ट्स की मोनोपोली कंपनी के पास में है, सिर्फ कंपनी के स्पेयर पार्ट्स यूज करने पड़ेंगे। और कंपनीज कई बार ना रेसिस्ट इसलिए करती हैं क्योंकि रिपेयर का भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, कंपनीज को ना रिपेयर से बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है, इसलिए वो रेसिस्ट करती हैं। जैसे मैकडोनल्ड की ना आइसक्रीम मशीन्स हैं, अगर ये मशीन्स खराब हो जाए ना तो जिनके पास मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी है वो किसी से भी नहीं करवा सकते, सिर्फ एक ही कंपनी है जो उस मशीन को ठीक करेगी। तो इससे भी जो मैकडोनल्ड कंपनी है वो पैसा कमाती है।
लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, देखो ये राइट टू रिपेयर ना इसलिए मैटर करता है क्योंकि रिपेयर चीज़ें अगर नहीं होंगी ना तो इससे इकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिपेयर गुड्स आर इजिकल टू ड्यूरेबल वेल्थ। गुड्स अगर रिपेयर करवाए जा सकते हैं तो मतलब आपकी वेल्थ लंबे समय तक चल रही है। इसके अलावा कंज्यूमर्स भी एम्पावर होंगे। तो ये सारे डायमेंशंस हैं। तो राइट टू रिपेयर का मतलब कंज्यूमर राइट प्लस इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमी। अभी रिपेयरिंग संबंधित राइट्स जो हैं वो यूएसए में ज़्यादा एग्रेसिव हैं, इंडिया में कम एग्रेसिव हैं, लेकिन फिर भी ये रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो अच्छा इनोवेशन है। इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, वो अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उन्हें परचेज करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल आईआर का है, सी राजा मोहन का, इंडियाज चैलेंजेस बियॉन्ड पाकिस्तान। अच्छा आर्टिकल है ये। राइटर बोलते हैं देखो एक तरफ अभी फिलहाल ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स थी तो हमारा पूरा फोकस वहीं पे था, लेकिन देखो इन टेंशन्स के पीछे ना वर्ल्ड में बहुत उठापटक चल रही है। क्या उठापटक चल रही है आप देखो, जब हम टेरर साइट्स पे अटैक कर रहे थे ना, मतलब स्ट्राइक्स कर रहे थे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पाकिस्तान में, तो उस समय चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया की यात्रा पर गए। उनके बीच में जो स्पेशल पार्टनरशिप है ना उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, समझ गए। तो मतलब एक तरफ इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स में इंडिया के पास थे रशिया के हथियार और पाकिस्तान के पास में थे चाइना के हथियार। दोनों रशिया और चाइना के हथियारों के बीच भी लड़ाई थी, लेकिन वहाँ पे दोनों देश अपनी जो स्टील की दोस्ती है ना उसे और ज़्यादा मजबूत बना रहे थे, समझे। ये शी जिनपिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में अलाइज की जो विक्ट्री हुई ना उसकी 80वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे गए। दोनों ने कमिटमेंट जाहिर की, हम पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश करेंगे, मतलब ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश करेंगे जिसमें सिर्फ अमेरिका सुपर पावर नहीं होगा, सिर्फ अमेरिका की नहीं चलेगी। अब देखो एक तरफ आप देखो चाइना और रशिया की दोस्ती बढ़ रही है, दूसरी तरफ दोनों अलग अलग यूएसए के साथ डील भी कर रहे हैं। तो ये लव ट्रायंगल क्या कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ यूएसए, रशिया और चाइना, रशिया चाइना की दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन रशिया अलग से यूएसए के साथ डील कर रहा है यूक्रेन में पीस इस्टाब्लिश करने को लेके। चाइना और यूएसए के बीच में अलग से बातचीत हुई जिसकी वजह से ट्रेड टेंशन्स कम हो गई। कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि दोनों देशों ने टैरिफ कम कर दिए। तो तीनों के बीच में जो डायनामिक रिलेशनशिप है ना, कोई सिंपल बॉलीवुड मूवीज की तरह नहीं है कि हाँ भाई ये विलेन है, ये हीरो है, ये इसको मारेगा लास्ट में, नहीं, पता नहीं क्या एंडिंग हो जाए लास्ट में, कुछ नहीं पता लग सकता फिलहाल। इसलिए इंडिया को चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है फिलहाल के समय में। इसीलिए तो राइटर बोल रहे हैं चैलेंजेस बियॉन्ड इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बियॉन्ड चैलेंजेस की बात की जा रही है आर्टिकल में। फिर राइटर बोलते हैं एक तरफ देखो ये सब चल रहा था, चाइना और रशिया अलग अलग डील कर रहे थे यूएसए के साथ में, वहीं दूसरी तरफ देखो यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत स्टार्ट होगी कहाँ पे, टर्की में। वही टर्की है जिसने ड्रोन वगैरह दूसरे हथियार प्रोवाइड किए पाकिस्तान को खुला सपोर्ट दी। पता नहीं लोग टर्की जाते क्यों हैं इतना, हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान को इतनी मदद दे रहा है, तो इंडियंस को भी स्टैंड लेना चाहिए टर्की के अगेंस्ट। तो ये जो टर्की है ना, ये अभी बातचीत का प्लेस होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। इनके राष्ट्रपति बहुत चालू हैं। एक तरफ देखो रशिया को क्रिटिसाइज किया था यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन फिर भी रशिया के साथ में वर्किंग रिलेशनशिप इस्टाब्लिश करके रखी है। इसी वजह से टर्की अभी एक वेन्यू है जहां पे रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत होगी। जब ये सब चल रहा है, टॉक्स अभी होंगी रशिया और यूक्रेन के बीच में। ट्रंप दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया पहुंच गए। सऊदी अरेबिया में वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि हम सीरिया के ऊपर अब सैंक्शंस हटा रहे हैं क्योंकि वहां पे असद का रूल जा चुका है। सऊदी अरेबिया में पहुंच के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर ली। उन्होंने डील कर ली सऊदी अरेबिया के साथ में कि हम $1 ट्रिलियन की आम डील करेंगे यूएस के साथ में। यूएई ने बोला कि हम $1.1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएसए में। तो ट्रंप तो खुश हो गए, उन्होंने बोला $2.1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। मतलब उनके पास में अब काफ़ी कंटेंट हो गया है डोमेस्टिक ऑडियंस को
खुश करने के लिए कि देखो मैं सऊदी अरेबिया की यात्रा से $2.1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ, इससे यूएसए में जॉब जनरेट होंगी, यूएसए की इकोनॉमी आगे जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप जो है, यूरोप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है यूएसए से। पहले देखो नाटो के साथ मिलके चलता था, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज मिलके अपना स्टैंड बनाते थे। इवन रशिया यूक्रेन वार में भी उन्होंने मिलके काम किया। लेकिन जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए ना, वो यूरोपियन कंट्रीज जो है नाटो में, उनको बोलते हैं कि भाई तुम जाओ भाड़ में, मैं अकेला बात कर लूंगा रशिया के साथ, अपना फायदा देख लूंगा। तो यूरोपियन कंट्रीज अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि यूएसए ने हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया नाटो को इग्नोर करके। तो वो अब एकजुट हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज अब एकजुट हो रहे हैं कि मिल के कम से कम हम ये इंश्योर कर सकें कि रशिया अपनी टर्म्स पे पीस ना इस्टेब्लिश करे यूक्रेन के साथ में। तो यूरोपियन कंट्रीज अब एकजुट हैं यूएसए से अलग होके रशिया यूक्रेन वार में कैसा स्टैंड लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, एक चीज जिसको लेके ट्रंप का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, इन्होंने क्या किया, कतर से ना एक प्लेन गिफ्ट में ले लिया $400 मिलियन का, और वो प्लेन काफी लेटेस्ट है, मतलब मॉडर्न प्लेन है। अब इसको ये बोल रहे हैं मैं एयरफोर्स 1 के विमान के तौर पे इस्तेमाल करूंगा, जो यूएस के प्रेसिडेंट का प्लेन होता है ना आने जाने के लिए। तो इसको थोड़ा रेनोवेट करवा के, मतलब थोड़ा और अच्छा करवा के, रिट्रोफिट करवा के एयरफोर्स 1 के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज बोल रही हैं कि भाई तुम बुद्धू हो गया, दूसरे देश का प्लेन तुम यूज़ करोगे, पता लगे उन्होंने कोई बग बुक कर रखा है, कुछ भी हो सकता है, तो तुम उसको अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, गलत है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप के ना बिजनेस इंटरेस्ट हैं, पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, और जो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए तो उनके पीछे उनके बिजनेस इंटरेस्ट है, वहाँ पे इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस है ना ट्रंप का। तो सऊदी अरेबिया में, कतर में उनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके कुछ दामाद वगैरह हैं, रिलेटिव हैं, वो कतर में एक गोल्फ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने पर्सनल और ऑफिशियल दोनों के बीच में लाइन काफी ब्लर कर दी है। समझ में नहीं आता है कब पर्सनल खेल रहे हैं, कब ऑफिशियल खेल रहे हैं। आमतौर पे ऐसा होता है ना कि राष्ट्रपति जो होता है वो पर्सनल चीज़ों को दूर रखता है, लेकिन ट्रंप तो खुलेआम दोनों को मिक्स कर देते हैं, थोड़ा अनएथिकल है। फिर ये बोलते हैं कि देखो ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है ना वो ट्रांजैक्शनल है। ट्रंप शुगर कोट करके नहीं बोलते, मीठी मीठी बातें नहीं बोलते। ट्रंप सीधा बोलते हैं एक हाथ दो एक हाथ लो, भाई तुम हम क्या दे सकते हो, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, हम तुमसे क्या ले सकते हैं, सीधी बात करते हैं ट्रंप। तो ये गल्फ कंट्रीज है ना, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने भी देखो इन्हीं की भाषा में बात करना सीख लिया है। यूएई, सऊदी अरेबिया ट्रंप की बातों का बुरा नहीं मानते और ना ही जवाब देते हैं। ट्रंप कभी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट बोल दें, यूएई के अगेंस्ट बोल दें, तो ये जवाब नहीं देते ये लोग। इन्हें पता है ट्रंप किस चीज़ से खुश होंगे, जैसे अभी इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया। तो कहने का मतलब यह है गल्फ कंट्रीज ना ट्रांजैक्शनल खेलना सीख गए हैं ट्रंप के साथ में। और ट्रंप लेकिन बहुत चालू हैं। बहुत चालू कैसे? बहुत चालू देखो ऐसे हैं क्योंकि एक तरफ वो सऊदी अरेबिया, यूएई इनसे डील कर रहे हैं, यहाँ की यात्रा पर गए। दूसरी तरफ इनका जो दुश्मन देश है ईरान, वहां पे भी अपने नेगोशिएटर्स को ट्रंप ने भेजा हुआ है हर तरह के इशू पे बात करने के लिए, जैसे इवन न्यूक्लियर डील को लेके भी, जिसे पहले ट्रंप ने रद्द कर दिया था ईरान के साथ न्यूक्लियर डील। इवन न्यूक्लियर डील करने के लिए भी ट्रंप ने अपने नेगोशिएटर जो है ईरान में भेजे हुए हैं। अब सोच के देखो, ईरान के साथ में अगर ट्रंप ने कोई डील कर ली, फिर तो सऊदी अरेबिया और यूएई ये देश बल्कि थोड़ा कम नाराज होंगे, ज़्यादा नाराज तो इजराइल होगा। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ट्रंप के ना अभी नेतन्याहू के साथ में रिलेशंस थोड़े कूलिंग ऑफ पीरियड में हैं, मतलब खराब तो नहीं कह सकते, ठंडे बस्ते में हैं। तो इजराइल भी देख रहा है कि यूएस से ईरान के साथ कोई डील साइन करता है या नहीं करता। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है कि ये सारा वर्ल्ड में जो उठापटक चल रही है ना, तो इंडिया को देखो नज़र रखनी होगी इस पे। आज के समय में इंडिया को अपने इंटरेस्ट अगर सिक्योर करने हैं तो डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, जो इंडिया के इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उनमें, और नेगोशिएटिंग स्किल्स होनी चाहिए। जैसे अभी ट्रंप के साथ बाकी देश नेगोशिएट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ट्रेड डील सऊदी अरेबिया, यूएई ने कर ली, इंडिया ने अभी तक नहीं की है, चाइना ने भी कर ली यूएसए के साथ में। तो हमारे पास में डोमेन एक्सपर्टीज होगी, नेगोशिएशन स्किल्स होंगी हमारे डिप्लोमेट्स के पास में, तभी तो हम बेटर डील कार्व आउट कर सकते हैं ना यूएसए से। तो ये राइटर बोलना चाहते हैं।
अब लास्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखो राइट टू रिपेयर मूवमेंट वाला आर्टिकल डिस्कस किया, किस प्रकार से सरकार अब रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स लाने वाली है, जिसमें हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्कोर दिया जाएगा, किन पैरामीटर्स के आधार पे कितना आसानी से उसे रिपेयर करवाया जा सकता है, कितनी कॉस्ट पे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो सारी चीज़ें। तो इससे कंज्यूमर्स को आसानी होगी कि उसे पता लगेगा कि कौन से जो प्रोडक्ट है उन्हें परचेज करना है। अगर देखो रिपेयर करवाना आसान होता है ना, तो इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होता है, सर्कुलर इकोनॉमी बूस्ट होती है। यूएसए में बल्कि जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं रिपेयर के राइट को लेकर ना ज़्यादा एग्रेसिव हैं। वो तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी मांग करते हैं कि हम थर्ड पार्टी से भी रिपेयर करवा सकें, सिर्फ ऑथराइज सेंटर से क्यों करवाएं, कंपनी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, बाकी लोग भी बेच सकें। तो ऐसे अधिकार हैं। हमारे यहाँ पे उतना एग्रेसिव अभी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक वेबसाइट ज़रूर लॉन्च की, राइट टू रिपेयर, जहाँ पे ऑथराइज सेंटर की लिस्ट मिलती है, लेकिन और एग्रेसिव नहीं है। फिर ये सी राजा मोहन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि एक तरफ हमारा ध्यान इंडिया पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन वर्ल्ड में काफ़ी उठापटक हो गई। जिनपिंग रशिया की यात्रा पर गए, एक तरफ दोनों की दोस्ती मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ दोनों अलग से यूएसए से डील भी कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत टर्की में, और फिर ट्रंप की सऊदी अरेबिया की यात्रा, जहाँ पे उन्होंने ट्रांजैक्शनल डील साइन की सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ में, और फिर ईरान के साथ में भी यूएसए नेगोशिएट कर रहा है, जिससे ना सिर्फ सऊदी अरेबिया और यूएई ये नाराज़ हो सकते हैं, बल्कि इजराइल के भी नाराज़ होने का खतरा है। लेकिन ट्रंप नेगोशिएट कर रहे हैं ईरान के साथ में। फिर ये रोड सेफ्टी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। सेफ सिस्टम अप्रोच होनी चाहिए। सेफ सिस्टम अप्रोच मतलब ये मान के चलना कि इंसान से तो गलती होगी, लेकिन सिस्टम का डिज़ाइन बेकार नहीं होना चाहिए, सिस्टम फेटल नहीं होना चाहिए। समझ गए। और फिर 4 ई की हमने बात की। कौन से 4 ई याद कीजिए? इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, और एक ई कौन सा था? एक ई था इमरजेंसी। 4 ई थे। इन 4 ईज पे फोकस करना ज़रूरी है। तो ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। लास्ट में आप ये आर्टिकल डिस्कस कीजिए आईआर से संबंधित। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।